बंद कर दीजिए। जो हमने पिछली क्लास में जो शुरुआत की थी वो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति, उसके क्या स्थिति है, उसकी क्या अवस्थिति है, उसकी कार्य और शक्तियाँ। फिर हमने देखा था द्वितीय पद के रूप में दो द्वितीय प्रमुख पद के रूप में उपराष्ट्रपति को। उसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 53 है ये कहता है बच्चों कि देश के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है 53? कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? संवैधानिक। कैसी है? संवैधानिक। प्रधान तो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो है, हेड ऑफ द स्टेट तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है अकॉर्डिंग टू 53, लेकिन उसकी यह अवस्थिति एक संवैधानिक प्रमुख की है जिसको स्पष्ट करता है कौन? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? 53 ने बोला कार्यपालिका का प्रधान होएगा राष्ट्रपति और 74 उसकी वास्तविक कंडीशंस को बताता है कि राष्ट्रपति काम कैसे करेगा, क्या स्वेच्छा से करेगा कि सलाह से करेगा? तो 74 कहता है कि ना भैया, प्रधान तो है लेकिन सलाह मानेगा, है ना। हमने पिछली कक्षा में आपको ये बताया कि 74 आपको ये बोलता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मैंने आपको बताया पिछली कक्षा में ही कि 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाहकारी शक्ति थी ये कैसी थी?
बाध्यकारी थी, जबकि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें एक चीज जोड़ दी गई कि नहीं, एक बार वो पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को जो सलाह है, जो कार्य है, वो लौटा सकता है और दोबारा से अगर मंत्री परिषद इसको भेजता है तो राष्ट्रपति इसको मान्य स्वीकार करने के लिए क्या है, बाध्य है। यहाँ पर वास्तविक हमको कार्यपालिका का प्रधान 53 कह रहा है राष्ट्रपति है, लेकिन 74 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका को स्पष्ट करता है कि वो एक सलाह से काम करेगा और वो सलाह किसकी होगी, मंत्री परिषद। आर्टिकल 75 कहता है क्या बच्चों कि ये जो मंत्री परिषद है इसमें लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा किसके रूप में शपथ दिलाई जाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगी और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इस्तीफा मांग सकता है, बर्खास्त कर सकता है, किसको, मंत्रियों। लेकिन ये क्या राष्ट्रपति की स्वविवेक की है, नहीं, ये परामर्श से करेगा, किसके, यहां कह रहा है भैया नियुक्त भी करेगा, काम भी करेंगे, बर्खास्त भी राष्ट्रपति करेगा या इस्तीफा भी मांग सकता है, लेकिन ये किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री। तो 75 हमको ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो कि एक बहुमत दल का नेता है, इसको पीएम के रूप में राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इसमें 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन को बाध्यकारी बनाया गया है राष्ट्रपति के लिए सलाह को मानना और 44वें संविधान संशोधन को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की बात की गई है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, 74 सलाह की बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और 75 किसकी बात करता है, अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति। 77 आर्टिकल 77 ये बात करता है जो मंत्रियों को नियुक्त किया राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के परामर्श से, इनको कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसके बंटवारा का जिसमें वर्णन है बच्चों वो किसमें है, आर्टिकल 77 में। और ये जो विभागों का बंटवारा है ये किया तो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वापस हम आते हैं किसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से। और जो विभागों के बंटवारे से संबंधित कार्य आवंटन के जो नियम है ये बनाता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो आर्टिकल 77 ये बात कहता है कि विभागों का बंटवारा और नियम बनाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श से। 78 आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख देना है बच्चों, प्रेसिडेंट एंड पीएम, प्राइम मिनिस्टर के संबंध के बारे में बताता है। चूंकि प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो एक सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ किस तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, इनके बारे में जो बताता है आर्टिकल वो कौन सा है, 78। और ये जो संवैधानिक दायित्व है बच्चों ये 3 बातों को बताता है। नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा देश के प्रशासन के
संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मांगी जाएगी प्रधानमंत्री से, तो प्रशासनिक राष्ट्रपति के द्वारा ये मांगी गई जानकारी को राष्ट्रपति तक पहुंचाना किसका दायित्व है? प्रधानमंत्री। किसके संदर्भ में जानकारी मांगी जाएगी? प्रशासन। क्या चल रहा है? कौन मांगेगा? प्रेसिडेंट। किससे मांगेगा? पीएम से। तो ये ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी। अब भैया यहाँ हो गया प्रशासन, तो दूसरा क्या है महत्वपूर्ण? विधायी या विधायी कार्य या विधायी नियम संबंधी अगर कोई भी जानकारी पीएम के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम से मांगी जाएगी, तो ये कानून निर्माण करने संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने का संवैधानिक दायित्व है किसका? प्रधानमंत्री। कौन कह रहा है? अटल। तीसरा पॉइंट, न सिर्फ प्रशासन के संदर्भ में, न सिर्फ विधायी नियमों के संदर्भ में, वरन अगर राष्ट्रपति ये चाहता है कि किसी भी देश की समस्या या सरकार के कार्यों के संदर्भ में सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह एक आकस्मिक चर्चा परिचर्चा करवाए। क्या करवाए? चर्चा परिचर्चा करवाए। तो ये भी या संवैधानिक प्रश्न पर या शासन संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति की इस मंशा के अनुरूप, बच्चों क्लास मतलब यहाँ पर है, आप लोग अगर हैं तो प्लीज इसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये किसी भी प्रश्न पर चर्चा परिचर्चा करवाने की जो अपेक्षा है राष्ट्रपति के द्वारा, इसको करवाना भी ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 78। हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, और मंत्रिपरिषद में, हालांकि मैं आगे भी बताऊंगी क्योंकि अब यहाँ बार बार बात मंत्रिपरिषद की आ रही है, तो मंत्रिपरिषद में बच्चों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट स्तर के मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 उप मंत्री। राज्य मंत्री की भी 2 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 राज्य मंत्री और दूसरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आप लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का क्या चक्कर है? बच्चों ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था, जिसको बाद में संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां 42वां, इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। सॉरी 44वां ही है, क्योंकि उसके बाद तो वो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, उसके बाद मोरारजी देसाई ने इसको सुधार किया था। तो 44वें संविधान संशोधन करके 352 अनुच्छेद में ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसकी परामर्श पर? मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया। वापस आते हैं, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री किसी भी विभाग या मंत्रालय का सर्वोच्च क्या होता है? प्रमुख होता है। प्रमुख विभागों के प्रमुख के रूप में ही कार्य करता है। कैबिनेट स्तर की मंत्री की सहायता देने के लिए नियुक्त होते हैं राज्य मंत्री
और कौन होते हैं उपमंत्री। पाठ्यक्रम की दृष्टि से, रैंक की दृष्टि से इनको 3 लेवल में बांटा जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर शक्तियां प्राप्त होते हैं कैबिनेट मंत्री, सेकंड लेवल के राज्य मंत्री और थर्ड लेवल में उपमंत्री। वापस हम आते हैं, राज्य मंत्री की भी 2 श्रेणियां होती हैं। एक वो राज्य मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री के अंडर में काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राज्य। इसके अधीन काम करेगा कैबिनेट। और एक वो राज्य मंत्री जो इसके किसी भी छोटे मोटे विभाग में उसको क्या दिया जाता है, इंडिपेंडेंट प्रभार दे दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, जो भी किसी भी कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन कार्य नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और दूसरा उपमंत्री। उपमंत्री अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो या फिर तो वो इसकी सहायता करेगा या फिर तो वो किसकी सहायता करेगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री की। और इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर क्या बनता है, मंत्री परिषद। और आपको ये पता है कि सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलाकर बनता है क्या, मंत्रिमंडल। और एक और विशेष शब्द जो आपने सुना होगा वो है किचन कैबिनेट। सुना है? आपको पता है ये क्या है, पूरा मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद में जो छोटा समूह होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 70 से लेकर 80 तक। इसका जो छोटा समूह है, जिनको हम, ये पूरा क्या हो गया, मंत्री परिषद। इनमें से प्रमुख जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर के ये क्या बनता है, मंत्रिमंडल, जिनमें इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 40 से लेकर के 50। और इस मंत्रिमंडल में भी 4 से लेकर 5 जो किचन, मतलब एक ऐसा 4-5 मंत्रियों का समूह जो सारी की सारी सरकार व्यवस्था के बारे में डिस्कशन कर ले और बाद में बता देंगे देखो हम लोगों ने कर लिया, तुम लोग इसको क्या कर दो, साइन कर दो। देखो इनको नहीं, हम लोगों ने देख लिया। तो ये सूचित कराएंगे किसको, मंत्रिमंडल को। और मंत्रिमंडल का जो निर्णय होगा ओवरऑल वो क्या होगा, मंत्री परिषद। तो वापस आइए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, किचन कैबिनेट। मंत्रिमंडल के 4-5 प्रमुख मंत्रियों का वह समूह जो नीति विषयक मामलों में प्रमुख स्थान रखता है, उसको हम जिस नाम से शब्दावली से जानते हैं वो क्या है, किचन कैबिनेट। वापस यहां तक की बात। तो 78 क्या बताता है, प्रधानमंत्री के संवैधानिक दायित्व किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। क्या है कि वो प्रशासन से संबंधित, विधायी से संबंधित या किसी आवश्यक चर्चा पर चर्चा से संबंधित राष्ट्रपति जो भी उससे सूचनाएं मांगे, जानकारी मांगे, तो इसको उपलब्ध करवाने का काम किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। ऐसा उल्लेख करता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 88 बात करता है बच्चों 2 विभिन्न प्रकार के काम, मतलब जो सदन में कार्यपालिका में शामिल श्रेणियों की या प्रमुख पदाधिकारियों की, जिसमें बात की गई है मंत्रियों की और बात की गई है हमारे किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी। महान्यायवादी वह प्रमुख संवैधानिक प्रमुख है जो भारत सरकार का क्या है, विधिक सलाहकार। अगर किसी भी कानूनी विषय पर सरकार को किसी भी प्रकार की परामर्श सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो एक प्रकार का उनका वकील है, सरकारी वकील कहते हैं, वो बड़का वाला सरकारी वकील, तो उसको जिस नाम से हम जानते हैं वो क्या है, क्या है, महान्यायवादी। 88 कह रहा है, क्या कह रहा है,
परिषद, ध्यान रखिएगा ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है, संसद के किसी भी सदन में बैठक कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, परंतु वोट खाली और खाली उसी सदन में देंगे जिस सदन के वो क्या है, सदस्य। कौन कौन सा अनुच्छेद करता है, 88A। क्या विशेष मंत्रियों के बारे में बोलता है, मंत्री संसद के सदनों में किसी भी सदन की बैठक में क्या ले सकते हैं, समावेश मतलब सम्मिलित हो सकते हैं, चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट तभी किस सदन में करेंगे, मात्र अपने सदन जिसके वो महान्यायवादी के संदर्भ में क्या प्रमुख विशेष बात है, महान्यायवादी ये संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है, सम्मिलित हो सकता है, परंतु वोट नहीं डाल सकता है। विशेष बात यह है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, संसद में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदन की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, परंतु जब भी वोटिंग होगी वो उसमें भाग नहीं लेगा। तो कौन सा होगा, कौन, महान्यायवादी। वापस हम लोग आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनकी किसकी, मंत्री परिषद। फिर से ये प्रमुख आर्टिकल्स में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में शॉर्ट सी चीजें मैंने आपको बताई। अब वापस आते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री किस चीज की शपथ लेता है, क्या हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख है, नहीं। फिर किसके रूप में वो शपथ लेता है, मंत्री के रूप में। मंत्री के रूप में जो मंत्री को दिलाई जाने वाली शपथ है, पद और गोपनीयता। तो प्रश्न ये है, ये पद और गोपनीयता की एक के शपथ है कि दुई ठो शपथ है, दो शपथ है। जो पद उनको दिया गया उसकी शपथ, और वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पूरी तरीके से गोपनीयता बरतेंगे, इसकी शपथ। तो विशेष बात क्या है जानकी बच्चों आपको, कि प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण रूप से शपथ की बात या शपथ का उल्लेख नहीं है। इसमें मंत्री के रूप में वो शपथ लेता है, और ये जो शपथ लेता है ये पद और गोपनीयता की क्या है, लेता है। ठीक, अगली महत्वपूर्ण बात कि क्या प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है या किसी विशेष सदन का सदस्य होना आवश्यक, किसी भी ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री है ये लोकसभा का क्या है, सदस्य होता है। लेकिन फिर भी अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वो राज्यसभा का सदस्य अगर है, तब भी उसको पीएम के रूप में क्या दिलाई जा सकती है, शपथ दिलाई जा सकती है। अर्थात किसी पर्टिकुलर सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं। योग्यता की बात करते हैं हम यहाँ पर मंत्री परिषद की, क्योंकि यहाँ पर पीएम की अलग से कोई योग्यता नहीं है। मंत्री परिषद के रूप में मंत्री परिषद जो संसद के सदस्य हैं वही 25, अगर वो लोकसभा का है तो 25 साल, और अगर वो राज्यसभा का है तो वो 30 साल। भारत का निवासी होना ये योग्यता है, और शर्तों में क्या है, किसी लाभ के पद पर ना होना ये, और पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, ये आवाज कर रहे हैं, बंद कर दें, बंद कर।
पिछली कक्षा में भी बताया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और नियुक्ति के संदर्भ में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और बहुमत दल के लिए मैंने क्या कहा था, 543 में कितनी सीटें मिलनी आवश्यक है, कम से कम 272। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। एक और चीज कि ये इसकी संरचना पर आते हैं कि कितनी मतलब कितने सदस्य होने चाहिए किसके, मंत्री परिषद। तो कौन से संविधान संशोधन के इसकी सदस्य संख्या को सीमित किया गया, 91 संविधान संशोधन। एक विशेष बात यह है, वाजपेयी के काल में MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसको ये सुझाव देना था कि जो मंत्री परिषद है इसकी कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो MN वेंकटचलैया ने जो सुझाव प्रस्तुत किया था उसमें कुल सदस्य संख्या का था 10%। ठीक है, लेकिन जब हमने 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, कब किया, 2003 में, तो हमने 10% को नहीं माना, किसको माना, 15%। तो प्रश्न ये है क्या 15% में प्रधानमंत्री इंक्लूडेड है कि नहीं, इंक्लूड है। 15% कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 15%, जिसमें प्रधानमंत्री और कौन होंगे, मंत्री। कौन से सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं, निर्वाचित की मनोनीत, मनोनीत सदस्यों को भी इसमें शामिल किया, मंत्री पद दिया जा सकता है। विशेष बात यह है, निर्वाचित तो है ही, मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्यों को भी इनमें जो मंत्री पद है वो प्रदान किया जा सकता है, परंतु किया नहीं गया। ठीक है, कंडीशन है लेकिन अब तक नहीं। अर्थात किसी भी मनोनीत सदस्य को मंत्री परिषद की मतलब इसमें कुल सदस्य संख्या या मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया। तो फिर वही बात आती है कि 583 में जो हम लोग कहते हैं 15% कितना हुआ, संख्या में बताएं, 83 कुल मिला के पॉइंट में आएगा, तो इसलिए माना जाए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 83। मोटे तौर पर ये कहा गया है 15%, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, मनोनीत सदस्य को भी बनाया जा सकता है, ये जो कि अब तक बनाया नहीं गया है। अगर हम इनको नंबर में अब हम इनको निकालते हैं तो इनकी संख्या 83 के तहत जाती है। दूसरी विशेष बात यह है कि क्या किसी मंत्री परिषद में ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो हाँ, 6 महीने है, परंतु 6 माह में उसको, देखो ये चीज तो आप सभी जानते हो, तो मैं बता क्यों रही हूँ। अब इसके बाद 6 माह में उसको क्या देनी है, उसको दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक। दूसरी बात, AP चौहान वर्सेस पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय था। चौहान वर्सेस पंजाब राज्य जो वाद हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो ये निर्णय था
अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी सदन में क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, उसको एक बार तो मंत्री बनाने को हम कंसीडर कर सकते हैं, दोबारा नहीं। किस केस में कहा गया? एपी चौहान वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बिना सदनों के सदस्य ग्रहण किए हुए व्यक्ति को हम हो सकता है 6 माह से पहले ही उसने उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, त्याग पत्र दे दिया, हमने एक बार उसको बनाया, उससे पहले ही उसको पद से हटना पड़ा और उसके उपरांत भी उसने दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं की। अगली बार जब सरकार का गठन होगा तो ये नहीं होगा कि उसको भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए, ऐसा दिशा निर्देश है इस केस में किसका? सुप्रीम कोर्ट। अगली महत्वपूर्ण बात कि मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल साइड नहीं है, कार्यकाल नहीं निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष कह सकते हैं। कार्यकाल नहीं। मंत्रियों का व्यक्तिगत रूप से मतलब अधिकतम कार्यकाल, ऐसे तो कह सकते हैं कोई भी कार्यकाल नहीं, वो किसके प्रसाद पर, किसके मतलब के अनुसार? प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों पर वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। किसके प्रति होना चाहिए? पीएम के। हम क्या कहेंगे? कार्यकाल के संदर्भ में अधिकतम कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम कितना है? 5 वर्ष। ये अधिकतम शब्द जरूर आप लगाएंगे, 5 वर्ष। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री उनको पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है, फेर बदल कर सकता है। फेर बदल का तात्पर्य समझ रहे हो ना? एक विभाग से दूसरे विभाग में, या उनको इस्तीफा के लिए या निलंबित कर सकता है या इस्तीफा के लिए कह सकता है। तो जब तक पीएम जी खुश हैं तब तक हम मंत्री पद को प्राप्त किए रहेंगे, अन्यथा हमको हाथ धोना पड़ेगा सैनिटाइजर से। ठीक है, तो ये बात कही गई है कार्यकाल के संदर्भ में। अगर आप ये कहते हैं कि 5 वर्ष है तो ये तो मैक्सिमम है, अधिकतम है। इसके पूर्व भी वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, मैम जो मौजूदा सदस्य हैं ये अब तो वर्तमान में समाप्ति हो गए हैं, तो मतलब इनका कोई चांस ही नहीं रहता। जैसे राज्यसभा के जो 12 हैं उनके संदर्भ में, अब तो आंग्ल भारतीय समाप्त हुए हैं ना, लेकिन राज्यसभा के तो 12 नहीं है। नहीं, लेकिन आपने तो जैसे वहाँ जो 15% निकाला है तो वो तो लोकसभा से ही निकाला है। हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए निकाला है ऐसा कुछ नहीं है। अगला एक और चीज जो विशेष है, आपने सुना होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना है? सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या है? इसको हम एक लाइन में कहते हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ उतरते हैं। अर्थात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बच्चों, ये किसके प्रति कब तक ये अस्तित्व में रहती है? जब तक उसको विश्वास प्राप्त होता है। किसका? लोकसभा में जब तक ये विश्वास में रहती है तब तक सरकार अस्तित्व में रहती है। अगर लोकसभा में इसका बहुमत क्या हो गया? कम हो गया, या विपक्ष के द्वारा सरकार में के प्रति क्या लाया जाए? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जिसमें सरकार, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद इसमें पास कराने में सफल ना हो, तो पूरे मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? पारिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र।
दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी एक विभाग के मंत्री के कार्यों का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? संपूर्ण मंत्री परिषद के पास होता है। अगर एक मंत्री, ध्यान रखना, एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्री परिषद को क्या करनी होगी? त्याग पत्र देना होगा। एक व्यक्ति के मतलब के विरुद्ध, पूरी सरकार नहीं, एक व्यक्ति के कार्यों का खामियाजा ये होगा कि वो पूरी सरकार गिर जाएगी। एक व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब ये है कि संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। इसको हम बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मंत्री परिषद, सरकार और जो मंत्रिमंडल होता है एक साथ तैरता है और एक साथ उतरता है। दूसरी चीज है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? आपको पता है बच्चों, हमारे जो प्रशासन है, कार्यपालिका है, ये किस पे आधारित है? ये विभागीय प्रणाली पर आधारित है। किस पर? विभागीय प्रणाली पर। हर कामों को हम अलग अलग विभागों में बांटते हैं और हर लेवल में हम प्रशासनिक स्तर का क्या है, अधिकारी और कर्मचारी को विभाग में हम हायरार्की के अनुसार, पद सोपान के अनुसार क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। और इस विभाग के टॉप पर हम किसको नियुक्त करते हैं? मंत्री को। ठीक है, ये मंत्री होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अर्थात राजनीतिक कार्यपालक। और इसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं इनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और ये सब प्रशासन के अंतर्गत है। मैंने आपको कहा था ना 84B इसमें आता है, प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत आता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का। इसका मतलब क्या? अगर किसी विभाग में जो उस विभाग का मतलब प्रमुख है, कौन है? मंत्री। विभाग के किसी भी कार्य के लिए जो कार्य उसके विभाग में हुआ उसको करवाने से पूर्व उसने सरकार को सूचित नहीं किया। क्या नहीं किया? सूचित नहीं किया। और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि वो सूचित नहीं कर रहा है, मंत्री परिषद का उसमें क्या नहीं है? सहमति नहीं है। अगर इस मंत्री के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो यहाँ पर खाली और खाली इस मंत्री को ही क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना होगा, संपूर्ण मंत्रिमंडल को नहीं। इसको हम बोलते हैं क्या? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इस विभाग, जैसे आपने देखा होगा ना, रेल दुर्घटनाएं होती हैं अक्सर और मांगा जाता है क्या? रेल मंत्री का क्या चाहिए हमको? इस्तीफा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। किसी भी विभाग में तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उस कार्यवाही का उसको प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार। तो यहाँ पर ये कौन सी आ जाती है? व्यक्तिगत उत्तर। हमने ये पढ़ा है सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर अगर उसने कोई भी कार्य उसको सूचित नहीं किया है मंत्री परिषद को, वो व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर वो काम को कर रहा है या करवा रहा है, तो यहाँ पर खाली और खाली वो मंत्री है दोषी, संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना नहीं पड़ेगा। और इसका उल्टा करूँ, अगर उस विभाग में चल रही किसी भी कार्यवाही गतिविधि पर मंत्री ने क्या है? मंत्री परिषद को सूचित किया है और उनसे रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, मतलब अनुशंसा प्राप्त की है। और इस दशा में अगर मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो यहाँ पर क्या लगेगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, विशेष बात ये है अगर मंत्री पर्सनली करता है
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व खाली उसी को त्याग पत्र। अगर वो पूछ कर करता है, रिकमेंडेशन से करता है, तो क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व, सभी की जिम्मेदारी और सरकार गिर जाती। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो हाँ, गृह मंत्री। अध्यक्षता मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की, एक्चुअली कैबिनेट की ही मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद को तो खाली सूचित कर दिया जाता है। कौन करता है? पीएम। इनकी अनुपस्थिति में बोलो, जो रेकमेंड करेगा जिसके लिए भी, चाहे वो गृह मंत्री को कर सकता है, चाहे वो किसी को, पीएम के द्वारा रिकमेंडेड व्यक्ति को, अनुशंसित व्यक्ति को, जिसकी भी वो अनुशंसा करता है, लेकिन वो वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए, वो किसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है? कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और ये बैठकें बच्चों जनरली हफ्ते में एक बार आयोजित होती है। कितनी बार? एक बार आयोजित होती हैं। और विशेष परिस्थितियों में, विशेष कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशन में प्रधानमंत्री कभी भी त्वरित सूचना के आधार पर बैठक का आयोजन कर सकता है और उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्री कैबिनेट के डिसीजंस जो भी लिए गए हैं वो मतदान के द्वारा होते हैं या सर्वसम्मति से? मतदान के द्वारा। देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व है तो कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। जो कह दिया हाँ हाँ हम तैयार हैं कटने मरने को तो पहला प्रायोरिटी क्या होती है? सर्वसम्मति। और अगर किसी भी मामले में क्या हो गया, भैया कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया, तो क्या करेंगे हम? देन फिर क्या होगा? निर्णय किससे लिया जाएगा? बहुमत के मत, मतलब जो भी वोटिंग होगी उसमें जिसकी भी मेजॉरिटी होगी उसमें। तो प्रश्न ये है कि आपने विरोध किया किसी भी डिसीजन का, वोटिंग भी, पहले सर्वसम्मति से कोई डिसीजन नहीं हो पाया, वोटिंग भी हुई जिसमें आप जिस भी चीज का मुहाफलत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता है तो क्या करेंगे? क्या आप मीडिया के सामने जाएंगे? बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान के आदर्शों के विरुद्ध है। तब आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, केवल आप अपना इस्तीफा दे सकते। और पहला इस्तीफा किसने दिया? अम्बेडकर। मंत्रिपरिषद में जो किया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। किसने दिया प्रथम इस्तीफा? सरकार के विरुद्ध होने के लिए जो पहला इस्तीफा दिया वो बच्चों था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसके बाद के.सी. नियोगी, उसके बाद देशमुख ने, और उसके बाद दिया था एक और व्यक्ति ने दिया था, डॉक्टर मथाई, जॉन मथाई। कुछ और चीज छूट रही है? इसके अलावा प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को नियुक्त कर सकता है, संसदीय सचिव को बर्खास्त कर सकता है, और संसदीय सचिव को, एक जो प्रमुख पदाधिकारी होता है, उसका कभी भी इस्तीफा मांग सकता है।
तो ये प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में बच्चों ये प्रमुख चीजों को हम लोगों ने क्या किया, उसको देखने का प्रयास किया। अब हम देख रहे हैं जो हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री, वापस आते हैं, सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पर किन किन प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया? नेहरू जी ने किया और गांधी जी ने, इंदिरा गांधी ने, और अब सेकंड पे आ जाते हैं, मतलब मनमोहन सिंह रहे थे उससे, अटल बिहारी वाजपेयी, और कौन? उन्होंने 3 बार कहा किया, मैं 3 बार नहीं 2 बार, और फिर मनमोहन सिंह, और फिर वर्तमान में जो चल रहा है मोदी जी। क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख हमारे संविधान में है? नहीं। तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बने और फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु के बाद भी बने। गुलजारीलाल ये क्या है? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार भी संसद का सामना नहीं किया? ये फैक्ट है, लिखते जाइए। चौधरी चरण सिंह, पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री। हिंट दे रही हूं मैं। LPG रिफॉर्म लागू किया डॉक्टर नरसिम्हा राव। क्या है? गैर दक्षिण भारतीय। अगला है, एक पे कंफ्यूज हो रही हूँ, फैक्ट उसको देख लीजिएगा। ऐसे कौन से 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने से पहले शपथ ली और फिर अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित हुआ? 2 ऐसे हैं। एक तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, और दूसरे हैं हमारे वाजपेयी जी, है ना। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पारित हुआ। क्या बताया मैंने? पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा क्या बताया? क्या बोला अभी बता विश्वास हाँ, VP सिंह। VP सिंह। और ऐसे कौन से 2 प्राइम मिनिस्टर हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन सदन में प्रस्तुत होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया? अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होने से पहले ही इस्तीफा। एक तो है देवगौड़ा जी, और दूसरे मैं कंफ्यूज हूँ बच्चों, एक बार देख लेना, शायद वाजपेयी जी ही। इसको आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए। और क्या फैक्ट हो सकता है? मतलब कार्यकाल के रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए। नॉर्मल है, कार्यकाल के रहते हुए मृत्यु हुई। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी थी, और
और वे लाल बहादुर शास्त्री। और और हत्या किसकी हुई? इंदिरा गांधी राजीव गांधी भी इंदिरा गांधी की भी हुई थी और और राजीव राजीव, लेकिन राजीव गांधी की पद पर रहते हुए नहीं हुई। वो लोकसभा चुनाव जो 1989 में होने वाले थे, रैली में उनकी भी चुनावी रैली लगी हुई थी, जहां पर वो गई थी, उसमें वो मानव बम का शिकार हुई थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब तक कितनी बार डेप्यूटी पीएम बन चुके हैं और कितने, और क्या ये हमारे संविधान में संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में नहीं बन बनता चुके है हैं। तो वही एग्जैक्टली 6 या 7 8 बार उप प्रधानमंत्री, पद संविधान में उल्लिखित नहीं, लेकिन फिर भी बनाया जाता है। काहे? बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, संतुलन, राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए। 8 बार बने हैं 7 उप प्रधानमंत्री। ठीक, तो यहाँ तक की यात्रा हम लोग कितने बजे तक कर चुके हैं? 3 बजे। आधे घंटे में हम लोग देखेंगे प्रमुख जो प्रधानमंत्री हैं उनके, और वर्तमान तक में जो प्रमुख प्रधानमंत्री थे उनके समय के प्रमुख कार्यकाल में क्या प्रमुख घटनाक्रम हुए। तो हेडिंग डालिए, प्रमुख प्रधानमंत्रियों के समय हुए घटनाक्रम। हमारे पहले प्रधानमंत्री और एक और अब तक के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था? कितना वर्ष का कार्य? 15 वर्ष कुछ महीने था। बोलिए, 15 वर्ष का। अगर हम स्वतंत्रता से पहले नहीं, कितना हुआ? 17। तो अब तक का ये रिकॉर्ड है। ऐसे ऑफिशियल तरह से 16 माना जाएगा, लेकिन उसको भी हम जोड़ ले तो सबसे लंबा कार्यकाल इनका माना जाता है। इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में क्या है? हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री और हमारे देश की विदेश नीति के शिल्पकार, फाउंडर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कौन कौन सी प्रमुख नीतियां दी? पंचशील 1954, नैम 1961, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये जो और देशों के साथ मित्र
मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। ये कहा जाता था कि भाई इधर पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है, इधर चाइना तंग कर रहा है। तो ये अभी आर्टिकल कल परसों के पेपर में पढ़ा था, तो तत्कालीन पीएम और जो भी उनके मंत्रिमंडल में थे उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो कौन है, गांधी जी के भक्त हैं, अहिंसा की नीति पे चलते हैं, हमको कोई क्या नहीं करेगा, हमको कोई हमारे लिए किसी की वेपन्स की, हथियार की और इस तरीके की कि हम अपने जो रक्षा है उसको हम मजबूत करें, इसकी आवश्यकता पड़ी। इसका खामियाजा ये हुआ, हालांकि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी थी, इसका खामियाजा ये हुआ जो शुरुआती हमको झटके लगे इनको, जिन्होंने हिंदी छिड़ी भाई भाई का नारा दिया 1954 में, और 5 जो बेसिक प्रिंसिपल थे, पीठ में चूड़ा घोपा, और इतना भयंकर चूड़ा घोपा कि 1964 में ये क्या है। चलिए, तो पहले जो विदेश नीति के जो हमारे विदेश मंत्री के रूप में इनका जो प्रमुख योगदान है पंडित नेहरू का, कि ये हमारे विदेश नीति के प्रमुख शिल्पकार के रूप में इनका क्या है, प्रमुख योगदान है। 1948 में अहिंसा, गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत और तटस्थ, और भी बहुत सारे पॉइंट इस समय याद नहीं आ रहा है। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण करना इन्हीं के कार्यकाल की प्रमुख घटनाक्रम था, और देशों के साथ अच्छे राजनयिक संबंध स्थापित करना। 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी, एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसका काम क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं। समिति ने कहा नहीं। कब हुई, 1948। इसके एक साल बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में जेवीपी 3 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी के 3 सदस्यीय सदस्यों को एक समिति बनाई। इनका भी उद्देश्य था ये बताना कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, जेवीपी समिति। कब हुई, 1949 में। इसने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। क्या हुआ, देश में, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह दंगे। 40 श्री राम हैदराबाद में तमिल भाषा को लेकर, तेलुगु, इन्होंने आंदोलन किया और इनकी क्या हो गई, दिसंबर में मृत्यु। पूरे देश में दंगे फैल गए। अक्टूबर 1953 पहली बार भाषा के आधार पर गठित राज्य कहानी ये थी। बहुत से, अभी तो साउथ की बात करें, हमारी मायावती जी ने भी यूपी को 5 भागों में बांटने की बात की है। अभी देखेंगे, हम चलेंगे वहाँ पे राजीव गांधी के समय खालिस्तानी मूवमेंट, उसकी बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी की इन्होंने हत्या ही कर दी। असम, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, असम में अभी समझौता हुआ, अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं बच्चों के साथ, राजीव गांधी के साथ। तो असम, अलग असम की भी मांग की थी। तो ये जो, इसीलिए तो जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो हमने संघवाद को तो अपनाया, लेकिन अलग अलग राज्य, अलग अलग अपने देश के रूप में ना हो, इसको उन्होंने करने के लिए हमने केंद्र को क्या दिया, मजबूत करने की बात की। अगर आप लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लग रही हो तो फैन बंद कर, क्योंकि मैं 3:30 बजे चलिए। तो क्या हुआ, और फिर 1956 में हमने 1956 में देखते हैं बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग।
क्या हुआ? 1955 में गठित हुई थी, जिसमें उसने मतलब 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद ये किया गया था, क्या हुआ? 55 में हम रिपोर्ट दी थी, 1953 में गठित हुआ था। नहीं, 1953 में गठन हुआ था। 56 में रिपोर्ट दी। हाँ, 55 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या बोला कि अब भाषा के आधार पर क्या होगा? राज्य गठन। ध्यान दीजिएगा, दो जो रिपोर्ट थी, एस.के. धर की और JBP, ये कह रहे हैं भैया भाषा के आधार पर हम राज्यों को नहीं गठित करेंगे, ऐसे भाषाई के आधार पर देश का विभाजन होगा। हम इस बात को क्या करते हैं, मना करते हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपकी भाषा अलग है, क्योंकि हम बोलते हैं कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर बदले पानी, तो भाषा लोगों को कनेक्ट करने का, लोगों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और अगर लोक भाषा के आधार पर ये बात कह रहे हैं तो ये कदापि अनुचित नहीं है। ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में ये पूछा कि किसने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का क्या किया था, समर्थन किया था, तो आपको दिमाग में रखना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। आर्टिकल 340 के तहत 1953 में, अगला लिखिएगा, 1953 में काका कालेलकर रिपोर्ट क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, जिसने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में अपनी कुछ संस्तुतियां भेजी थी। हालांकि काका कालेलकर रिपोर्ट की संस्तुतियों को माना गया कि नहीं माना गया? नहीं माना गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट जो बीपी सिंह ने की थी, आगे चलकर हम देखेंगे, ठीक है, उसको माना गया ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो काका कालेलकर जो रिपोर्ट थी, इसको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस जो कमेटी थी इसको गठित किया था। 1953 में ये गठित हुई थी, जिसने अपनी जो रिपोर्ट थी 1955 में दी थी। तो रिपोर्ट कब हुई थी? दी थी 1955। और क्या हुआ? पंडित नेहरू के समय IIM, भाखड़ा नागल बांध, 7वां संविधान संशोधन, इनके कार्यकाल में हुआ। देश को विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रूप से टेक्निकल बनाने के लिए और शैक्षिक रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन प्रदान करने के लिए जो एम्स थे, IITs थे, IIMs थे, इनकी स्थापना और बांधों के विभिन्न प्रकार के कई बांधों की बात की गई थी, और जिसमें ये कहा गया था कि बांध देश के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इन्होंने बांधों को देश के एक मंदिर की उपाधि प्रदान की। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, किस प्रिय PM ने बांधों को देश के लिए एक मंदिर की संज्ञा दी थी? तो आप क्या कहेंगे? क्या? नेहरू ने। एक और चीज है, 1958 में, 59 में थोड़ा है, नेहरू नून समझौता हुआ। नेहरू और प्रधानमंत्री, तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून के साथ एक समझौता हुआ 1958 ही है। जो तत्कालीन पूर्वोत्तर पाकिस्तान था, उसका कौन सा क्षेत्र? बेरूबाई। नाम सुना होगा ना आपने, बेरूबाई। मैंने आपको क्लास में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट इसको बोलते हैं बच्चों, LBA। इसके बीच में नेहरू और
नून के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें बेरुबारी समझौते के नाम से हम जिसमें जानते हैं, भारत की जो जमीन थी जो बांग्लादेशी क्षेत्र में पड़ रही थी उसको बिना संविधान में संशोधन किए क्या किया गया, हस्तांतरित करने का ये समझौता हुआ। यहीं पर देखिएगा 1960 में इसके 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और ये कहा गया कि क्या बिना संविधान में संशोधन किए क्या संसद एक विधि बनाकर क्या अपने भू क्षेत्र को किसी विदेशी देश को दे सकती है। इसमें ये बात की गई कौन से केस में, बेगुबाई। किसके आधार पर था, नेहरू नून समझौते के आधार पर था, जिसमें भारत में पड़ रहे भौगोलिक क्षेत्र को उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया था। बाद में कुछ छोटे से क्षेत्र को भारत में के लिए तत्कालीन पाकिस्तान ने भारत को सौंपा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना संविधान में संशोधन किए हम किसी भी प्रकार का कोई भी भू क्षेत्र किसी भी दूसरे देश को सौंप नहीं सकते। अगला 1961 ऑपरेशन विजय। 1961 ऑपरेशन गोवा दमन द्वीप। सैनिक ने मिलिट्री हस्तक्षेप करके गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त कराया। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो ये सैनिक अभियान है जो कि गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाली जो नियंत्रण क्षेत्र था उससे हटाने के लिए इसको किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि एक चीज यहाँ पे छूट गई है, हम लोग बढ़ चुके हैं 1961 तक। यहीं पर देखिएगा 1948 में प्रधानमंत्री पुनर्वास रिलीफ फंड बोलते हैं, पुनर्वास कोष की स्थापना की। पीएम रिलीफ फंड जो है अगर उसके लिए 1948 में एक कोष की स्थापना की गई। ये किसके लिए है, जो भी विस्थापित है, विस्थापित जो अपने मुल्क छोड़कर भारत में रहने आए हैं, उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या है, 1948 में प्रधानमंत्री पुनर्वास कोष की स्थापना पंडित नेहरू के ही कार्यकाल का एक प्रमुख घटनाक्रम। इसके बाद आपको हो गया 1962 में चाइना का आक्रमण और 64 में इनकी मृत्यु। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में किसको, लाल बहादुर शास्त्री। कब से कब तक, 1964 से 1966। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हुई। ठीक है, और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के बाहर मृत्यु हुई, तो आप कहोगे किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। ताशकंद समझौता जो मतलब उन्होंने सोवियत भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके बीच में दोनों देशों मुल्कों के बीच में एक समझौता किया गया था तत्कालीन यूएसएसआर के ताशकंद शहर में। हालांकि ये मृत्यु थी या सुनियोजित साजिश थी, ये अलग इसमें एक डिबेट चल रहा है। सरकार का ये कहना है हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिर भी जो खुफिया जो शोध है वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। इस पर अगर आपको कोई मतलब अच्छी मूवी देखनी है तो एक मूवी आई है ताशकंद फाइल्स, उसमें बहुत सी चीज़ों को इसमें इंडिकेट किया गया। अच्छा, जो पंडित शास्त्री हैं, शास्त्री के समय की जो प्रमुख घटनाक्रम है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल होता है।
1964 में ही पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है कक्ष के रण के प्रश्न पर। 1965 में ये आक्रमण होता है। इसी के समझौते के तहत वो कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, वो ताशकंद जाते हैं जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगर हरित क्रांति को वैसे तो मतलब नेहरू के इंदिरा गांधी के समय इसको किया गया था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि के देश के लिए जो खाद्यान्न समस्या है और जो गेहूं, जो हम लोगों को जो घटिया स्तर का जो गेहूं यूएसए से क्या किया जा रहा था, भेजा जा रहा था, उसकी समस्या को निजात पाने के लिए हरित क्रांति की जो शुरुआत थी, ये शास्त्री जी के ही कार्यकाल की प्रमुख बच्चों घटना थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसमें 1963 में जो राजभाषा अधिनियम बना था, 1963 का जो राजभाषा अधिनियम था, ये बन तो गया था लेकिन इसको लागू नहीं करवाया गया। अधिनियम को लागू करवाया किसने? शास्त्री। ताशकंद समझौता, मृत्यु, पहले ऐसे व्यक्ति जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। 1900 इसके बाद फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा जी को नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद 1966 में फिर से दोबारा मतलब नेहरू की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री। 2 कार्यकाल था, कब से कब तक? 1966 to 1977 और दूसरा था 1980 to 1984। अच्छा, एक और प्रश्न मुझे अभी याद आया, प्रैक्टिकली है। ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, हाँ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में अभी इसके बाद वाला प्रश्न मैं बोलूंगी, आंसर भी कर दिया है मैंने। मेरा प्रश्न है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, आपातकाल के बाद इनको बनाया गया। और अभी जो आप कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के विशेष 3 कार्यकाल था उनका। पहला सबसे कम दिन का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे अधिक दिन का कार्यकाल पंडित नेहरू। और विशेष बात क्या है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कि ये पहले गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किया। ठीक है, और अगर एक और प्रश्न ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिनको 2 कार्यकाल मिले? 5 साल जिन्होंने पूरा किया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास। मतलब करने वाले तीसरा। अच्छा, शब्दों को मैं बदल
प्रधानमंत्री जिन्होंने, कौन से ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार 2 कार्यकालों में प्रधानमंत्री रहे? तब तो आपका रहेगा ना। चलिए हम वापस आते हैं किस पर? श्रीमती इंदिरा गांधी। पहले तो बैठते ही, क्योंकि आपको पता है पहला जो कार्यकाल था वो थोड़ा सा कैसा था, गठबंधन टाइप वाला था। ये उनके पास बहुत सीटें कम थी, तो हालांकि यही तो होता है राजनीति में, जब आप सरकार कमजोर होती है तो हमारी न्यायपालिका थोड़ा सा ऐसे डिसीजन देती है जो सरकार के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो इसी समय कौन सा डिसीजन आया 1967 में? गोलकनाथ। 1967 में 67 में जो प्रसिद्ध केस हुआ गोलकनाथ वाद, इसमें महत्वपूर्ण रूप से 1967 का ये है जिसमें ये कहा गया क्या कि पार्लियामेंट मतलब संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, क्या कहा? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। बाद में इसको क्या किया गया? इसको फिर से रिवाइज किया गया। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में 1973 में, जिसमें ये कहा गया था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, बट उसके जो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकती। 1969 में बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस राष्ट्रीयकरण के विरोध में रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकार को मौलिक अधिकार में जो संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है। रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सरकार फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप नहीं। नेक्स्ट 1971 बैंकों का राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त, विशेषाधिकार केस हुआ माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार के खिलाफ क्या दिया? निर्णय दिया। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हुए इन केसेस का जिक्र किया है। अगर शुरू से ही अगर आप मेरी क्लासेस को अटेंड किए होंगे तो इन केसेस को आपने क्या किया होगा, रिकॉल आ रहे होंगे कि जो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होते हुए 14 निजी क्षेत्र के बैंकों को उनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक के कौन जो भी जो इसके कर्ता धर्ता थे या जो उसके मुखिया थे कोर्ट में गए कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप सरकार कैसे ले सकती है, तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अगेंस्ट डिसीजन दिया। फिर वापस आइए, इंदिरा गांधी जी ने उसी समय जो राजाओं के, क्योंकि वो जनता का वोट लेना चाहती थी और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी कैसे हटेगी? जिसके पास संपत्ति है उससे लो और किसमें बांटो? गरीबी में बांटो। इसके तहत इन्होंने अंदर जो कार्य किया वो राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त। कांग्रेस के जो सांसद थे माधवराव सिंधिया फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने याचिका दायर की, जिसमें माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर किसके अगेंस्ट में? सरकार के खिलाफ निर्णय दिया। यहाँ तक के निर्णय देखिए, यहाँ तक के निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहाँ तक सरकार के पास बहुमत नहीं था। ये सारा तमाशा हो जनता को लगा कि देवी माँ है, हम पूरे अभूतपूर्व इससे क्या है, देवी माँ को वापस सत्ता में बुलाया गया और अब सरकार जो भी है हमारी इंदिरा जी वो पूर्ण बहुमत में है।
और अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होंगे वो सरकार के क्या होंगे, फेवर में होंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि जब जब सरकार किसमें होती है, अल्पमत में होती है या कोलिएशन में होती है, गठबंधन में बनती है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ डिसीजन लेता है। पूर्ण बहुमत में जो सरकार देगी वही सत्य। चलिए, संविधान संशोधन 1971 में 24वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया राष्ट्रपति के संदर्भ में और कहा राष्ट्रपति कौन सा बाध्य है, संविधान संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन विधेयक। क्या क्या? राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल पर हस्ताक्षर करने हेतु, इसके बाद 25वां संविधान संशोधन, फिर 26वां संविधान संशोधन। ये महत्वपूर्ण है। 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत 31C जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया। किसमें? 25वें संविधान संशोधन। क्या कहा गया कि अगर सरकार देश हित में सार्वजनिक संपत्ति का क्या कर रही है, राष्ट्रीयकरण कर रही है, तो वो कहीं भी कोई भी क्या नहीं है, अनुचित नहीं है। 26वां संविधान संशोधन। और इसी समय क्या हुआ, 1971 में भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण, शिमला समझौता कब हुआ? 1972 शिमला समझौता। अगली चीज, इंदिरा 1974 में मुजीब और इंदिरा जी के बीच लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। मुजीब कौन थे? मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जो फाउंडर थे। कब हुआ? 1974, गांधी मुजीब समझौता। ये कौन सा समझौता था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मतलब भूमि के हस्तांतरण से संबंधित था। और आपको पता है इसके ठीक एक साल बाद 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के सदस्यों के साथ क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और इसको बोला जाता है बांग्लादेश में अगस्त क्रांति हुई। उनके पूरे परिवार को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। खाली 2 बेटियां थी जो उनकी, कौन सी? शेख हसीना, उनकी छोटी बहन, वो बाहर पढ़ रही थी तो वो बच गई। इसके साथ उनके भाई, उनके पत्नी, सभी की हत्या कर दी गई। और ये कब हुआ? 15 अगस्त 1975, जिसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। और ये कहा जाता है इस हत्या का इतना ज़्यादा इंदिरा जी के ऊपर ये था कि उनको ये लगता था कि कहीं मेरी भी हत्या ना हो, मेरे परिवार पर भी ये संकट ना हो। और वो बहुत हाई सिक्योरिटी में वो रहने लगी थी। बाद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं, मतलब इस तरीके के। और इसी समय हम देखते हैं 18 मई 1974 क्या हुआ? बोलिए। 18 मई 1974 कुछ भी हुआ, हमें क्या?
नाम क्या लिखा? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। टॉपिक है स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को भारत ने क्या किया? परमाणु परीक्षण करके ये क्या बन गया? परमाणु संपन्न देश। और इसी तरह एक शाय लड़की से मतलब इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया मतलब भारत की लौह महिला की उपाधि प्रदान कर दी। इसके अलावा लौह महिला और क्या क्या कर सकती हैं? देश को हिला सकती हैं और क्या लगा सकती हैं? आपातकाल लगा सकती हैं। तो कब से कब तक था आपातकाल? देखो डेट क्या थी? अभी जस्ट मुझे याद था, आपको पढ़ाते पढ़ाते 1-2 पॉइंट पहले 25 जून मार्च 25 जून से 25 जून 1977। ये तो सही है ना? 25 जून 25 जून आंतरिक आपातकाल। जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक क्या देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया? इंदिरा जी के ही कार्यकाल की एक प्रमुख घटना थी। इसके साथ साथ इंदिरा जी के समय 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम एक संयुक्त राज्य, छब्बीसवां संविधान संशोधन, संयुक्त राज्य से एक पूर्ण राज्य की क्या कर दी गई? इस संविधान संशोधन में बात कर दी गई। ठीक, और इसी समय बीच में ही, इसी कार्यकाल के बीच में ही बच्चों 1975 में एक हैबियस कॉर्पस कानून के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको आप कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में एक डिसीजन आता है एडीएम जबलपुर। ये डिसीजन आता है जिसमें मीसा के तहत जो बंदी बनाए गए हैं, इसमें न्यायालय के जो कहीं भी, जो मैंने कहा ना कि सरकार के फेवर में ये जो न्यायपालिका के माथे पर एक कलंक के रूप में इस केस को देखा जाता है। हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है ये 1975। इसके बाद एक वर्ष इनका कार्यकाल क्या हो रहा था? 76 में पूरा हो रहा था, आपातकाल लगा था। एक वर्ष इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। 77 में जब आपातकाल हटा, चुनाव हुए तो इनकी क्या हुई? पराजय हुई। और इसके बाद जिन्होंने सरकार बनाई वो कौन थे? मोरारजी देसाई। हालांकि ये सरकार गठबंधन की सरकार थी, पूर्ण बहुमत इनको प्राप्त नहीं हुआ। तो हेडिंग डालिए श्री मोरारजी देसाई। हेडिंग तो डालिए, नहीं पड़ेगी क्या?